हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका आपकी अपने चैनल मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति की। यहां पे हमने समझा था फर्स्ट पार्ट में इसके, आई थिंक कणों के जो निकाय वाला पूरा पोर्शन है उसमें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने समझा हुआ है कि कणों का निकाय होता क्या। अल्टीमेटली हमने देखा कि भाई एक कोई द्रव्यमान है, वो अकेला द्रव्यमान नहीं है, वो बहुत ही छोटे 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 कणों से मिलकर के बना है। तो उन सभी छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान का समिशन, योगफल होता है ओवरऑल पूरा द्रव्यमान। फिर हमने देखा कि जैसे कि रैखिक गति होती है जिसमें पूरा का पूरा द्रव्यमान चल करके जा रहा होता है, आउटसाइड जो बॉडीज होती है उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसके सभी द्रव्यमान एक समान रूप से आगे पीछे या फिर किसी एक दिशा में गति कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ऐसा देखा अभी कि भाई ऐसी जरूरी नहीं है। उस पूरे पिंड के किसी भी एक द्रव्यमान से, अगर ऐसा मैं मान लेता हूं, किसी एक द्रव्यमान कहूं या फिर मैं कह देता हूं किसी एक अक्ष के परितः अगर मैं चाहूं तो उसको घूर्णी गति भी करा सकता हूं। घूर्णी गति का मतलब कि वो उस अक्ष के परितः गोल 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 घूम के जाएगा। अब जैसे ही गोल गोल घूम के जाने की बारी आई, मुझे समझ में आने लगा कि भाई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा गोल घूम के जाएगा, हो सकता है वो स्लाइड करके जाए, फिसल के। तो मतलब दो पॉइंट्स और समझ में आए कि भाई एक हो सकती है लोटनी गति, रोटेशनल मोशन, और दूसरे में हमको देखने को मिलेगा स्लाइडिंग, है ना, फिसल के जाएगी। अच्छा, ये सब होंगे कब? तो जब आपका प्लेन, आपका सतह जहां पर इनको रखा गया इन द्रव्यमानों को, वो इंक्लाइंड हो, वो तिरछा हो, वो स्लाइडिंग हो। तो मतलब हम अब डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में नत समतल पर दृढ़ पिंड की लोटनी गति और नत समतल पर पिंड की फिसलन गति। लोटनी गति और फिसलन गति। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पिंडों की गति, अर्थात जो हमारा रैखिक गति है, जो हमारा लोटनी गति है, जो हमारा फिसलन गति है, इन तीनों में हम निकालेंगे रिलेशन एंड देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में बेहतर तरीके से ऑब्जेक्ट गति करता है, या फिर मैं कहूं किसमें त्वरण ज्यादा होता है, किसमें त्वरण कम होता है, किसमें वेग ज्यादा होगा, किसमें वेग कम होगा। एंड यहां से कॉम्पिटेटिव एज वेल एज स्कूल दोनों ही जगहों पर क्वेश्चन आने के प्रबल 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 संभावना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ में थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग भी है, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग भी है, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे एंड हम सीखेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे हर एक छोटे छोटे पार्ट को। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं इस सेशन को एंड डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट नत समतल पर दृढ़ पिंड की लोटनी गति। मतलब हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज वेल नोन अबाउट रिजिड बॉडी। ये दृढ़ पिंड के बारे में हम पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। दृढ़ पिंड क्या होता है भाई? तो दृढ़ पिंड जैसा कि हमें पता है कि एक ऐसा द्रव्यमानों का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो इन सभी द्रव्यमानों का, ये जितने भी द्रव्यमान, ये जो कण बना रहा हूं, इन सभी कणों का रिलेटिव डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। क्या बोल गया मैं बस इतनी सी बात बोल के गया कि भैया अगर इसको मैं कहता हूं दिस इज सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने क्या कह दिया, ये है द्रव्यमान केंद्र, ठीक, सेंटर ऑफ मास। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस अगर r1 है, इसकी डिस्टेंस अगर r2 है, और मैंने इस साइड से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, कोई बल लगाया, तो ये r2, ये मान लीजिए मास 2 है, ये मास 1 है, ये r2 की जो डिस्टेंस है, मतलब r2 जो डिस्टेंस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये बॉडी रिजिड है, और अगर ये इसमें बदलाव ला दिया तो बॉडी रिजिड नहीं है, वो इलास्टिक हो गई। कैसे? तो देखिए, अगर इसमें चेंज आ गया, मैंने इधर से फोर्स लगाया और ये जो पार्टिकल था, ये जो पार्टिकल m2 था, यहां से उठ करके ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पर आ गया, और यहां से यहां तक के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम हो गई, तो ये तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गई ना। आपने फोर्स लगाया, इसने अपनी पोजीशन बदल दी, आप ये फोर्स हटाएंगे, ये वापस अपनी जगह पे, तो ये इलास्टिक नहीं, ये इलास्टिक हो गई, रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब कि अगर मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए।
उनके बीच की आपसिक दूरी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपसिक दूरी कम ज्यादा हो रही है मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, और शेप चेंज हो रहा है मतलब मैं जब फोर्स हटाऊंगा तो वो रीगेन कर लेगा अपने शेप को, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ये प्रत्यास्थता है। ठीक है, चलिए, तो हमें यहां बात करनी नत समतल पर दृढ़ पिंड की लोटनी गति की। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और जब इसके ऊपर हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो हम देखिए क्या क्या बातें करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इसमें डिस्कस करना है कि हम इस लोटनी गति में बात करें सबसे पहले किसकी, वेग की, फिर हम इसमें बात कर लेते हैं त्वरण की, फिर हम इसमें बात कर लेंगे वेग त्वरण हो गया तो इसमें हम और बात कर लेंगे विस्थापन की, ठीक है, और अगर हमें अच्छा लगेगा, जो कि लगेगा ही, और हम बात कर लेंगे समय की। हम ये 4 पॉइंट्स का डिस्कशन कर सकते हैं कब, जबकि मैंने ऐसा आपसे कहा कि एक नत समतल मतलब समझ चुके होंगे इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है ना, तिरछा रखा हुआ एक समतल है। अगर इस तिरछे रखे हुए समतल की मैं बात कर रहा हूं तो इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी। जब मैंने सी पर इस ऑब्जेक्ट को रखा है, एक बॉल है यहां सी पर रखा हुआ है, तो जब ये सी पर रखा और यहां से इधर की तरफ गति करना अगर शुरू करता है तो एज वी वेरी वेल नोन अबाउट u इक्वल्स टू 0, इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। h हाइट पे जब रखा गया है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और अगर ये नीचे की तरफ गिरता हुआ यहां तक आ चुका है तब इसका फाइनल वेलोसिटी v कह लेता हूं। इसका उल्टा भी मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भैया जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तब इसका वेग 0 है, और जब ये यहां पर आकर के, कहां पर भाई, बिल्कुल धरातल से आकर के टकराने वाला था तब इसका वेग अधिकतम था। और ये आया कहां से, तो जो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहां पर आकर के काइनेटिक एनर्जी में बदली है, जो यहां पर स्थितिज ऊर्जा थी वही यहां पर आकर के गतिज ऊर्जा में बदली हुई है। तो इनके लिए हम इन सभी बातों को लेकर के आएंगे, वेग निकाल करके, त्वरण निकाल कर लिए, समय निकाल करके, विस्थापन निकाल करके। तो एक एक करके हम इनकी शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं जरा इसके लिए कंडीशन देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं, माना, क्या मान ले भाई, माना एक नत तल मतलब समझ गए, नत समतल, ठीक है भैया, नत समतल ही लिख लिया जाए, नत समतल, ठीक है, कौन, एसी, नत समतल एसी, एस दूरी का है, जो कि धरातल से थीटा कोण के झुकाव पर, ये वो थीटा है ना, थीटा कोण के झुकाव पर स्थित है। किस पर स्थित है भाई, थीटा कोण के झुकाव पर स्थित है। जब ये थीटा कोण के झुकाव पर स्थित है ना, तब देखिए यदि कोई पिंड सी बिंदु पर, कहां पर रखा भाई, सी बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई h पर, ठीक है, रखा गया हो, अगर इसको अधिकतम ऊंचाई h पर रख दिया है ना, मैक्सिमम हाइट h पर रख दिया है, तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, रखा गया हो, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अब मैं कहता हूं यदि इसे, चूंकि हम यहां बात लोटनी गति करें, फिसलने की कर नहीं रहे, तो लोटनी गति के केस में लोटने की बात कर ले भाई, तब इसे लोटनी गति करने दिया जाए, तब निचले स्तर A पर
आने में अधिकतम वेग v प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भैया? अधिकतम वेग v प्राप्त हो जाता है। शुरू में 0 था, यहां पर अधिकतम वेग v प्राप्त हो जाएगा। अगर ये काम हो गया कि भैया यहां पर आकर के वेग प्राप्त हो जाएगा, तो मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ और एक एक करके कोशिश करता हूं कि आपको कैलकुलेट करा दूं सभी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम वेग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं आपसे उसी के जस्ट आगे की बात कि भाई यहां पर जब हमने कह दिया कि v वेग प्राप्त हो चुका है, तो मैं कहता हूं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का नियम कहते हैं कि भैया स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, जो उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी कब भाई? जब ये था हमारा h हाइट पर, जब इसकी स्थितिज ऊर्जा थी, जब नीचे गिरेगा तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। किसके बराबर हो जाएगी भाई? गतिज ऊर्जा। लेकिन अब गतिज ऊर्जा दो रूपों में है ना। यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो दो रूपों में है। एक लोटनी गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वो ऐसा रोल होकर के आ रही, घूमती हुई आ रही। ये जो बॉल यहां से गिर करके आ रही है, ये बॉल ऐसे आ रही है, ये ऐसे 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 गोल गोल ऐसे घूमती हुई आ रही है। तो ये जो बॉल जब ये घूमती हुई आएगी तो इसके पास में दो दो गतिज ऊर्जा है, एक रैखिक गतिज ऊर्जा और एक लोटनी गतिज ऊर्जा। क्या क्या भाई? एक रैखिक गतिज ऊर्जा और एक घूर्णी गतिज ऊर्जा। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि इसके पास में एक हो गया रैखीय गतिज ऊर्जा और दूसरा हो गया घूर्णी गतिज ऊर्जा। घूर्णी गतिज ऊर्जा हमने इन दोनों को ही कैलकुलेट करा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, रैखीय गतिज ऊर्जा को भी और इस चैप्टर में घूर्णी गतिज ऊर्जा को भी। किस तरीके से होता है भाई? तो रैखीय गतिज ऊर्जा जैसा कि पता है हमको हाफ mv² होता है, और घूर्णी गति में आपको पता है कि द्रव्यमान जैसा कौन बिहेव करता है भाई? तो जड़त्व आघूर्ण I, तो इस m की जगह रखा I और v² की जगह पे, है ना, वेलोसिटी की जगह पे यहां पर कोणीय वेग होगा, तो कोणीय वेग का स्क्वायर। और ये किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई? तो mgh। इस पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए भैया, इसका पिंड का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। तो यहां पे अब तो कोई समस्या नहीं है दोनों तरफ। अब मैं कुछ बातें लिखता हूं। मैं कहता हूं कि यहां I इक्वल्स टू क्या होता है भैया? तो mk²। अब आपको mk² क्यों लिखे? तो जब मैंने उसको फ्रीली घूमने के लिए छोड़ा था उस बॉल को, तो वो जो उसका गुरुत्व केंद्र है उससे पास होने वाली अक्ष के परितः वो घूमेगा। और अगर गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली अक्ष से हम किसी भी द्रव्यमान की त्रिज्या लेते हैं, है ना, तो हम उसको देखिए, ये गुरुत्व अक्ष से पास होने वाली है, इससे अगर हम इस पॉइंट की जो रेडियस लेते हैं वो r ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? k। घूर्णी त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं घूर्णी त्रिज्या। यहां पर r ना लिख करके ये क्या होता है? k से संबोधित होता है। तो मैं कहता हूं कि I जो है वो कितना हो गया? mk²। k क्या है? क्या भाई? जहां पर k जो है ये है घूर्णी त्रिज्या। कौन है? घूर्णी त्रिज्या, ठीक है। और ओमेगा इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूं, ठीक है ना, तो मेरे को एक बात समझ में आती है ये वाली कि रैखीय वेग जो होता है, रैखीय वेग वो होता है त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। क्या होता है? त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। मतलब हमने ये देखा है v इक्वल्स टू होता है भैया r ओमेगा, कैपिटल लिख लेता हूं। तो ये ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v अपॉन r। ओमेगा इक्वल्स टू हाउ मच? v अपॉन r। अब यहां से लिखना शुरू करता हूं, देखिए बहुत आसानी से क्या क्या मिल गया। तो हाफ mgh, ये mgh जो था वो है, यहां से मुझे दिख रहा है हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ I की जगह पे mk², तो ये हो गया mk² अंडर ब्रैकेट
ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा था तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा v अपॉन आर का स्क्वायर। अब दोनों तरफ m m दिख रहा है तो m को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देता हूं। नाउ द वैल्यू इज gh बराबर हो गया भैया हाफ ऑफ v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब क्या काम करना है, तो अब मुझे यहां पर इनको, इनमें से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे v चाहिए, तो v चाहिए, v के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी। क्या कर दे भाई, तो यहां से मैं लिखता हूं, इन दोनों में से v को कॉमन कर लेता हूं। देखिए gh इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर v स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है, तो v स्क्वायर के साथ 1/2 को और ही कॉमन कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां से मैं करता हूं v स्क्वायर को कॉमन, v स्क्वायर अपॉन 2, या फिर इसको ऐसा लिख लेता हूं v स्क्वायर इंटू 1/2, v स्क्वायर इंटू 1/2, है ना, ये 1/2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, तो यहां से 1/2 v स्क्वायर निकला है तो बचेगा 1 प्लस यहां से 1/2 v स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा भैया, ये बचा k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होल का स्क्वायर था तो आर स्क्वायर भी आएगा। अब क्या काम करना है आपको, 2 को इधर पहुंचा दीजिए, 2gh क्या हो गया, 2gh, अंदर क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगर आपको v स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2gh अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर। और फर्दर लिखूं तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, और फर्दर लिखने के लिए तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या काम करना भाई, तो अब छोटू सा मेहनत और किया जाए। क्या मेहनत की जाए, h को रिप्लेस मार दिया जाए। ये जो हाइट लिख रहा हूं ना, ये हाइट मेरा पोर्शन है ही नहीं, मैंने यहां पर जहां पर लेट करा है ये पूरा, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये हाइट हटाना पड़ेगा मुझे, ये हाइट मेरा पोर्शन नहीं है, मैं तो इसी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो जब मैं इस s के टर्म में लिखना चाहता हूं, इस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हाइट से भी ज्यादा मैटर कौन करने वाली है कि जिस रास्ते पर उसको चल करके आना है। अब ये जो स्लैंट हाइट है ये भी एक स्लैंट हाइट है और ये भी एक स्लैंट हाइट है, ये भी एक स्लैंट हाइट ही है ना, ये भी एक तिर्यक नततल हुई हुआ, एक यहां पर भी बनाएंगे तो नततल ही हुआ। तो भैया ये डिपेंड करता है कैसा, अगर ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो ये आपको पता है लाइन छोटी होती जाएगी, और ये एंगल ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा ही छोटा होता जाएगा तो ये लाइन बड़ी होती जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता जाएगा। तो अभी यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि भैया इस एस के टर्म में लिखिए, तो इस एस के टर्म में लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए चूंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो h अपॉन एस हो जाएगा। h क्या है भैया, लंब बटा में कर्ण, h बटा में s। तो इस h को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, s साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, s साइन थीटा, ये स्मॉल s है ना, s साइन थीटा। तो h की जगह पे अगर मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं s साइन थीटा, देखिए चूंकि h इक्वल्स टू क्या भैया, तो s साइन थीटा, h इक्वल्स टू क्या, s साइन थीटा। अगर ये s साइन थीटा है तो ये v इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट जो मेरे को मिला 2gh, h की जगह पे s साइन थीटा, तो 2g s साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मिलेगी क्या, वेलोसिटी, ये मिलेगी क्या मुझे, वेग, है ना, जो वेग मिलेगा, जो ये स्लैंट हाइट पे, जब स्लैंट सरफेस पे इसको रखा हमने, जब ये लुढ़कता हुआ ऐसा गोल 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 इस तरीके से लुढ़कता हुआ आएगा और रोल करता हुआ आएगा, भाई रोलिंग होती हुई अगर आएगी तो यहां नीचे आते आते तक में जो मुझे वेग मिलने वाला है वो वेग है ये v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक बहुत अच्छी लाइन यहां पर समझ में आएगी कि लोटनी गति करते समय, कौन सी, अर्थात देखिए लोटनी गति करते समय, लोटनी गति
करते समय पिंड के द्रव्यमान का कोई वास्ता नहीं है। पिंड का द्रव्यमान आया क्या कि नहीं। लौटनी गति करते समय वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। मतलब लौटनी गति करते समय ये जो है पिंड के द्रव्यमान पे कभी भी निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे m की वैल्यू नहीं है। यहां पर कहीं पर भी m की वैल्यू नहीं है। अगर m की वैल्यू नहीं है इसका मतलब कि भैया ये द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं रखता। ये देखिए ना, मास यहीं पर अगर दोनों तरफ से देखेंगे तो यहां से ये m को उड़ा दिया था। मतलब मास पर कोई भी निर्भरता इसकी नहीं है। यानी इस सरफेस पर ये एक मास रखे या फिर ये एक मास भेजे या फिर एक ये मास भेजे, सबकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगी, वो उस वेग का जो मान होगा वो यही होने वाला √2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। यहां पर चेंजेस नहीं आएंगे। अब दो चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं क्या? k² अपॉन r², ये जो नंबर है वो रेडियस के अकॉर्डिंगली फर्क पड़ेगा, बड़ा हो या छोटा, लेकिन मास से लेन देन नहीं है। मास से कोई लेन देन नहीं। मास से लेन देन का मतलब क्या है भाई कि अगर मैं सेम रेडियस का एक खोखला बॉल और सेम रेडियस का मैं एक भरा हुआ बॉल, सेम रेडियस का एक खोखला बॉल और सेम रेडियस का एक भरा हुआ बॉल दो को भेजता हूं तो इन दोनों के मासेस से कोई लेन देन हमें नहीं है। चलिए यहां तक कि हमें पिक्चर क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ी से आगे की तरफ। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको भैया? त्वरण को निकाल के ले आते हैं। और त्वरण निकालने के लिए कहां चले? तो v तो मिल चुका है, त्वरण निकालने के लिए चलते हैं थर्ड इक्वेशन में। देखिए लोटनी गति के लिए त्वरण, यहां पर हम बात कर लेते हैं लोटनी गति के लिए त्वरण। लोटनी गति के लिए अगर त्वरण चाहिए आपको तो क्या करना होगा? अपने पास में वेलोसिटी है अपने पास में, मैं इधर साइड में रख लेता हूं वेलोसिटी को। वेलोसिटी कितने निकाल के लाया भैया? √, ठीक है, कितने निकाल के लेकर के आए? √2gs sin थीटा अपॉन, क्या निकाल के लेके आए? 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ठीक है, क्या लेकर के आए भाई? ये ही चीज हम लेकर के आए 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ठीक है, ये वैल्यू हम लेकर के आए हैं, हमें त्वरण चाहिए। तो हम कहां चले? थर्ड समीकरण में चलते हैं। तो मैं लिखता हूं गति के तृतीय समीकरण में से, गति के तृतीय समीकरण से क्या कहते हैं भैया? तृतीय समीकरण में तो यहां कहते हैं v² - u² = 2as। विस्थापन इसीलिए हमने यहां पर भी s लिखा था। तो चलिए यहां पर मुझे पता है चूंकि प्रारंभिक वेग u = 0 है। हमने यही कहा कि प्रारंभिक वेग u = 0 है, तो v² - 0 = 2as। और यू कैन से v² मतलब, तो देखिए √, पूरी वैल्यू 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ये इसका स्क्वायर बराबर किसके बराबर है भाई? तो ये बराबर है 2as के। किसका बराबर है? ये बराबर हो गया 2as के। ठीक है, जब ये इसके बराबर हो गया तो भैया अब क्या काम करना है? ठीक, अब यहां पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग करके रूट जब खत्म होगा तो क्या बचेगा? 2gs sin थीटा, क्या बचेगा? 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। 1 + k² अपॉन r² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, क्योंकि ये क्या था भाई? v² लिखा हुआ था तो खत्म हो गया।
2s, s से s आपको कटता हुआ दिख रहा है, 2 से 2 कटता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आपको यहां से दिख रहा है भैया a की जो वैल्यू आने वाली है, 2 से ये 2 कैंसिल, s से ये s कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या दिख रही है, g साइन थीटा ऊपर की तरफ अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला भैया, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमको इतनी सी वैल्यू बहुत आसानी से मिल चुकी है, जहां पर हमने क्या निकाल लिया भाई, तो लोटनी गति के लिए त्वरण की हमने बात कर ली। अब चलते हैं हम जरा बात करते हैं वेग की। किसकी बात कर लें, वेग क्या, आई थिंक वेग हो चुका है ना, त्वरण हो चुका, हम बात कर लेते हैं विस्थापन की। ठीक, चलिए, तो लोटनी गति के लिए हम बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, तो विस्थापन तो हमें मिलने वाला है, वो मिलने वाला भैया s, क्योंकि s विस्थापन ही हमने पूरा कराया है। तो विस्थापन हमें, मैं विस्थापन के लिए तो यहीं पे सिंपली लिख लेता हूं। ठीक है, विस्थापन जो मुझे मिलने वाला है इसमें लोटनी गति में, ये विस्थापन कितना मिलने वाला भैया s, जो वो चला के ला रहा हूं। तो चलते हैं थोड़ा समय की तरफ। किसकी तरफ, समय। तो लोटनी गति के लिए समय, लोटनी गति के लिए, ठीक है, लोटनी गति के लिए किसकी कैलकुलेशन करने चले भैया, समय की। ठीक, तो चलते करते, देखिए कहां चले भाई, समय चाहिए, चलते सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में से टाइम मिल जाएगा मुझे, तो मैं कहता हूं गति के द्वितीय समीकरण से। कहां से, द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है भैया, ये कहती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो भैया यहां पर मुझे पता है, चूंकि प्रारंभिक वेग, अभी हमने बात करी क्या, प्रारंभिक वेग जो है u जो है इसकी वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म तो खत्म, 0 बचा क्या, s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, ये तो खत्म, s इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। कौन चाहिए, टाइम चाहिए। तो भैया यहां से क्या निकाल लूं मैं, तो ये हो गया 2s, कितना मिल गया, ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो यहां से मुझे जो t मिलेगा वो कितना मिल गया भाई, 2s अपॉन में a। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन में a। और अगर मैं फाइनली कहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन a। a अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, क्या, a की वैल्यू अभी निकाली हमने, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। a कितना निकाला भैया, तो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, किसकी, एक्सीलरेशन की। तो चलिए भैया यहां पर एक्सीलरेशन को पुट अप कर दीजिए, कितना बन गया, ये बन गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली टर्म दिख रही है आपको, है ना, ये कहां चली जाएगी, ऊपर, तो 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन कितना भाई, तो जी एस साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू दिख रही है, तो ये वैल्यू दिख रही है आपको टी स्क्वायर की। तो अब क्या काम करें भाई, अब सिंपली कर लेते हैं यहां से t का मान, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं, कितना बन गया भैया, तो ये बन गया 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। ये मिल गया मुझे कौन, टाइम। तो मतलब ये समझ में आया कि जब ये लोटनी गति करता हुआ ये पिंड नीचे लुढ़केगा तो क्या क्या बातें होंगी भाई, तो पहली बात तो ये होगी कि टाइम लगेगा 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन जी साइन थीटा। अच्छा, और क्या लगेगा भाई, तो एक्सीलरेशन होगा इसका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और उसका वेग जो होगा वो कितना होगा भाई, तो ये होगा 2 जी एस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
यानी हमने यहां पर जो कैलकुलेशंस करी वो कैलकुलेशंस किसके लिए कर ली? लोटनी गति के लिए। अगर कोई पिंड लोटनी गति करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो उस पिंड पर हमारे पास में जो टाइम लगने वाला है, यानी कहां से? ऊपर से नीचे आते समय उसको जो टाइम लगेगा, उस टाइम की कैलकुलेशन, उसका त्वरण का कैलकुलेशन, उसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब क्या काम करें? तो अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं, किसके ऊपर चलते हैं? तो हम चलते हैं अब जरा फिसलने के ऊपर, है ना। हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं थोड़ी फिसलने की। तो जब फिसलने की बात करेंगे तो कुछ सिनेरियो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? आइए जरा देखते हैं। हम कह रहे हैं कि नत समतल पर पिंड की फिसलने की गति, स्लिपिंग, है ना, स्लाइडिंग, बेसिकली स्लिपिंग की बात करें, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर मान लीजिए इस तरीके से स्लिप करता हुआ है, तो यहां पे क्या क्या बातें हो रही जरा देखिए। ये जब यहां से चला, इस जगह से जब ये चलेगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, जो कि इनिशियली क्या होगी? रेस्ट पे होगी। अगर ये चला, ठीक है, क्या करेगा भाई? ये चलेगा नीचे की तरफ। नीचे आते समय किसी भी एक जगह पे इसको रोक लिया, यहां रोक देते। चलिए, जैसे ही मैंने यहां पर रोका, क्या क्या बातें समझ में आती है? तो यहां पर मुझे समझ में आती है कि भैया ये समतल सतह के ऊपर एक बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो नॉर्मल, ठीक है। ये है हमारी प्रतिक्रिया बल, ये है हमारी प्रतिक्रिया बल, ये है प्रतिक्रिया बल और रिएक्शन फोर्स। और ये सतह के ऊपर, है ना, ये इसका वेट जो है हमेशा किधर की तरफ काम करता है? नीचे की तरफ। इसका जो वेट है, वेट ये हमेशा नीचे की तरफ है, mg। तो इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए, एक ब्रेक हुआ वो mg cos थीटा और एक ब्रेक हुआ वो mg sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे हमने FBD खूब सारी बनाई है भाई, कि अगर मान लीजिए यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन पे ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जो g हमेशा काम करता है, mg जो काम करता है हमेशा नीचे, सतह पर एक बल लगेगी वो mg cos थीटा, और जो इधर की तरफ चल के जाएगी वो mg sin थीटा। ये थीटा किस कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये समतल के साथ में अगर थीटा है तो ही ये थीटा है, अगर अल्फा होगा तो अल्फा होगा, बीटा होगा तो बीटा। तो mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और ये mg sin थीटा जो चल रहा है उसके लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, घर्षण लग रहा होगा, जिसके कारण ये चल के आ रहा है। अब ये फिसल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? ये फिसल रहा है। अब ये अगर फिसल करके आ रहा है ना, तो इसके लिए भी हमको पूरे कैलकुलेशंस निकालने हैं। क्या क्या? जो अभी हम लोगों ने निकाला कि भैया इसका वेग कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा। तो मैं कहता हूं, माना, क्या कह ले भाई? माना एक नत समतल, ठीक है, ABC, नेमिंग कर देता हूं मैं इसको, नेम्ड एज ABC, एक नत समतल AC जिसकी लंबाई S है तथा C की ऊंचाई H है। C की ऊंचाई कितनी है भैया? H है। यदि एक द्रव्यमान, ठीक है, एक द्रव्यमान C बिंदु पर रखा जाता है तथा उसे C बिंदु पर रखा और क्या क्या? फिसलने के लिए छोड़ दिया, तथा उसे फिसलने के लिए छोड़ा जाता है, तब ये क्या हो रही भाई? ये पिंड फिसलती हुई नीचे आएगी, है ना। तब किसी क्षण, है ना, तब गति के दौरान, तब ऐसा पूरा लिख दो, गति के दौरान किसी क्षण, जैसे यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? रोका हुआ है,
गति के दौरान यहां पर हम लोगों ने इसको रोका हुआ है, ठीक है, मतलब एक जगह देख रहे हैं, किसी क्षण इस पर कार्यरत बल mg के दो घटक, इसके कितने घटक? दो घटक। एक कौन सा भाई? mg sin थीटा और एक इधर mg cos थीटा। इसके दो घटक mg cos थीटा तथा mg sin थीटा में बट जाता है, जिसे चित्रानुसार प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे चित्रानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है एवं नत समतल की क्षैतिज से झुकाव, ये जो है थीटा है, क्षैतिज से झुकाव थीटा है, ठीक है। अब ये पूरी केसेस होने के बाद मैं अब कहता हूं कि जब इसको इस तरीके से फ्रीली छोड़ा गया है तो क्या करेगा भाई, ये इसके ऊपर बल लगेगा, है ना। ये जो चल रहा है वो किसके कारण? mg sin थीटा के कारण, ठीक है। और मुझे पता है कि F इक्वल्स टू, देखिए अब हम बात करें किसके लिए? नत समतल पर फिसलने के लिए, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं नत समतल पर फिसलने के लिए सबसे पहले त्वरण निकाल देता हूं, है ना। फिसलने के लिए त्वरण, ठीक है। सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो डायग्राम से कुछ बातें हमको समझ में आती है। क्या बातें समझ में आ रही भैया डायग्राम से? तो डायग्राम ऐसा कुछ कह रहा है कि यहां पर ये जब चल करके आ रहे हैं तो ये जो mg sin थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए भैया? तो ma के, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो उधर ही मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिधर गति कर रहा है वो ma ही होगा। तो मैं कहता हूं कि देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भैया? तो F जो होता है वो बराबर होता है किसके? ma के। लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, मतलब F बराबर हो गया किसके? ma के। और इसी में अगर हम बात करते हैं तथा चित्रानुसार, चित्र के अनुसार अगर हम बात करें तथा चित्रानुसार आपको दिख रहा है क्या भाई? तो F इक्वल्स टू दिख रहा है mg sin थीटा। देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो बल लग रहा है इधर की तरफ जिसके कारण ये गिरेगा वो क्या है? mg sin थीटा। तो हमें यहां पर एक फॉर्म मिल गया क्या? mg sin थीटा, एक मिल गया ma। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अतः समीकरण प्रथम तथा द्वितीय से क्या मिलेगा भाई? तो ये ma जो होगा ये बराबर हो जाएगा हमारे mg sin थीटा के। किसके बराबर है? mg sin थीटा के। तो m से m तो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया भैया? तो a इक्वल्स टू मिल गया g sin थीटा। a इक्वल्स टू क्या मिल गया? g sin थीटा, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू यहां पर g sin थीटा मिल गया तो मैं चलता हूं टाइम कैलकुलेट करके ले आता हूं, है ना। टाइम कैलकुलेट करके तो फिसलने के लिए, फिर से क्या कह रहा हूं, नत समतल पर पिंड की फिसलन गति, नत समतल पे पिंड की फिसलन गति के लिए अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं समय। तो भैया नत समतल पर नत
समतल पर, किस पर बात करें, नत समतल पर फिसलने के लिए समय, किसका कैलकुलेशन ले, टाइम का कैलकुलेशन, समय, फिसलने के लिए समय। तो समय के कैलकुलेशन के लिए किस पे चले भाई, तो मैं चलता हूं सेकेंड इक्वेशन में चले। तो देखिए गति के द्वितीय समीकरण से, किससे बात करें भाई, गति के द्वितीय समीकरण से। एज वी वेरिएबल नोन एस इक्वल्स टू कितना होता है भैया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस तो एस ही है, ये जो पूरा चल करके आना है ये कितना है भैया, ये तो एस ही है, यहां से यहां तक जो चल करके आना विस्थापन कितना है, एस है। तो एस को तो एस छोड़ा, यू की वैल्यू चूंकि यहां पर प्रारंभिक वेग यू अभी भी 0 है, तो यू की जगह पे 0 हो गया, प्लस 1/2। ए की अभी जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर के आ रहे हैं क्या, जी साइन थीटा। ए इक्वल्स टू क्या होता है, जी साइन थीटा, प्रारंभिक वेग ये है और ए इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया जी साइन थीटा। तो यहां पर ए की जगह पर रख दीजिए जी साइन थीटा और ये हो गया टी स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, तो मतलब ये हो गया 2s इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा टी स्क्वायर। फर्दर मैं लिखूं तो टी स्क्वायर जी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2s। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, 2s अपॉन जी साइन थीटा, कितना हो गया, 2s अपॉन जी साइन थीटा। ठीक है, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, t इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, तो 2s अपॉन जी साइन थीटा, t इक्वल्स टू 2s अपॉन जी साइन थीटा। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसके अंदर मिल गया भाई, हमको समय पता चल गया, समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन जी साइन थीटा। अगर हम यहां पर आते हैं, टाइम की बात करते हैं किसमें, जब वो लोटनी गति कर रहा, तो देखिए कितना भारी भरकम सब है, 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना, तो जी साइन थीटा। यहां पर जो दिख रहा है वो आपको नॉर्मली दिख रहा है t इक्वल्स टू 2s अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा। ठीक है, अब समय तो निकाल लिया, समय के साथ साथ और मुझे क्या चाहिए, वेग और कैलकुलेट कर लूं, त्वरण समय वेग, तीन चीजें कैलकुलेट करनी, त्वरण समय और वेग कैलकुलेट करते चलिए। तो मैं कहता हूं फिसलन गति के लिए वेग, तो वेग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो वेग निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। तो कहता हूं मैं समीकरण, गति के समीकरण 3 से, थर्ड समीकरण क्या कहता है भाई, तो ये कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमने कुछ बातें कर ली है, क्या क्या, चूंकि u इक्वल्स टू 0 है एंड a इक्वल्स टू हम लोगों ने अभी देखा gs साइन थीटा, क्या देखा भाई, a इक्वल्स टू g साइन थीटा, सॉरी gs नहीं, g साइन थीटा, a इक्वल्स टू g साइन थीटा, a इक्वल्स टू g साइन थीटा। तो यहां पर पुट अप कीजिए, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a की जगह पर रख दिया मैंने g साइन थीटा और यहां पर कौन है भैया s, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या बन गया भाई, तो ये बन गया 2gs साइन थीटा, क्या बन गया, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gs साइन थीटा। अच्छा, अगर इसी चीज को लिखना चाहें तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh भी लिख सकते हैं क्या, कैसे, h इक्वल्स टू कितना होता है, s साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं कहां गया डायग्राम, ये रहा डायग्राम, अगर इसमें इस पूरे डायग्राम में मैं लिखता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू, तो h अपॉन s होगा, हाइट अपॉन सॉरी कर्ण, ठीक है,
ये क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण, तो मुझे कौन चाहिए भैया, लंब चाहिए, एच चाहिए, तो ये हो जाएगा एस साइन थीटा। एच कितना हो जाएगा, एस साइन थीटा के बराबर। अब एच अगर एस साइन थीटा के बराबर हो गया तो ये जो एस साइन थीटा था इसको एच अंडर रूट ऑफ 2h लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एस साइन थीटा को अंडर रूट ऑफ 2h ये लिखना है। क्यों लिखा, जरा देखिए, v इक्वल्स टू 2gh लिख रहा, फिसलन गति के लिए, मतलब फिसलने के लिए वेग, और यहां पर देखिए जरा इसको, यहां पर देखिए वेग, ये कितना है भाई, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g s sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो चलिए यहां तक की पॉइंट्स, यहां तक के पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए, है ना। हमने यहां तक की सभी बातें कर ली नत समतल पे और फिसलन गति के लिए, ठीक है। अब हमें क्या चर्चा करनी है भाई, तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर गति मतलब आपने एक सर्टेन हाइट से उसको छोड़ दिया, तब क्या क्या चीजें होंगी, तब फिर से आपको वही निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेग निकालना है, और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, और समय निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम जरा निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ये सब कुछ कैसे चल रहे थे भाई, एक प्लेन पे। अब मैं कहता हूं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो यहीं पर सब कुछ निकाल दूंगा, ठीक, क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति का मतलब क्या हो गया कि आपने यहां पे एक कोई बॉल है ना, कोई एक m द्रव्यमान है जो कि h ऊंचाई पर है। ये एक द्रव्यमान है, ये कहां है भाई, तो इसकी ऊंचाई है भैया, इसकी ऊंचाई है h, यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है इसकी h। तो यहां पर इसके ऊपर काम कर रहा होगा कौन भाई, mg। अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो इस पे त्वरण की बात करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो किसकी बात करना भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण जो होगा a, उस किसके बराबर होता है भैया, g के बराबर। ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है तो त्वरण उसके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ये फ्री फॉल कर रहा है, अल्टीमेटली मुक्त पतन कर रहा है। तो अगर एक बॉल को यहां से छोड़ देंगे तो उस पर कितना त्वरण काम करेगा, जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो मतलब त्वरण जो होता है वो बराबर होता है किसके, गुरुत्वीय त्वरण के, किसके, गुरुत्वीय त्वरण के। तो ये त्वरण हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। अच्छा, तो ये हो जाता है हमारा पहला त्वरण। अब हम किसकी बात करें भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे त्वरण निकल चुका है तो हम बात कर लेते हैं वेग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेग निकालने के लिए अगला पॉइंट है हमारे पास, क्या निकाल रहे, वेग। यहां पे हमने क्या निकाल लिया था, त्वरण। अब वेग निकालना है आपको, तो वेग के लिए किस में चले भाई, तो हम कहते हैं कि टाइम हमारे पास है नहीं, तो थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। कहते हैं गति के तृतीय समीकरण से क्या मिलेगा भाई, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। भाई 2gh होता है, यहां पर क्या लिखो, 2gh। क्यों 2gh, क्योंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है और एक्सेलरेशन है वो g है। तो ये हो जाएगा कि अगर मैं यहीं कहीं कह दूं कि शुरुआत में जब ये चलना शुरू किया था ऊपर से, तो प्रारंभिक वेग इसकी, चूंकि u इक्वल्स टू कितना था भाई, प्रारंभिक वेग यहां पर जब यहां पर रखा होगा ऊपर हाइट पर, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। यहां पर रखा है तो यहां पर u इक्वल्स टू कितनी है, 0। और जब जैसे ही ये आकर के टकराने को होगी, इस समय v मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम। तो v0, u0 हो गया, तो ये क्या मिला, v स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2gh। नाउ v इक्वल्स टू क्या मिला, तो अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या मिला भाई, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये हो गया v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, दो चीजें मिल गई। तो अब बढ़ता हूं किसकी तरफ, तीसरा क्या निकालना है भैया, समय, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी आपको चलना पड़ेगा कहां पर, तो मैं चलता हूं सेकेंड इक्वेशन में, वहां से टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से भी जा सकते हैं ना, समीकरण 1 से चलिए, इसी से चलते हैं। v इक्वल्स टू होता है भैया u प्लस at। ठीक है, अब मेरे पास में a की वैल्यू है ना,
और टी की वैल्यू चाहिए। लेकिन एक काम करते हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लाते हो, तो समीकरण 2 पे चलते हैं ताकि डिस्प्लेसमेंट आ जाए भाई समीकरण 2 से, नहीं तो हर बार दिक्कत करेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो समीकरण 2 से क्या मिला, मुझे मिलता है वी स्क्वायर माइनस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्क तो ऐसे पढ़ना नहीं है, बट स्टिल एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है भैया, तो यू की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड ए की वैल्यू है जी। तो क्या हो गया, ये एस जो लिखा हमने, है ना, वो एस अल्टीमेटली किसमें तब्दील कर दूं मैं, तो ये इसको भी तब्दील कर देता हूं एच में। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच हाइट से आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना एच, तो ये हो गया एच इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2, ए की जगह पे रख देते हैं जी टी स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच। अब यहां से 2 जी टी स्क्वायर को यही रखिए, ये हो जाएगा 2h। टी स्क्वायर को यही रखिए तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर यही रहेगा तो बन गया 2h अपॉन में जी। टी इक्वल्स टू क्या बन गया भाई, तो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। तो ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा बन गया समय। यानी अब मुझे एक बात क्लियर है, क्या क्या बातें क्लियर हो गई भाई, तो एक पॉइंट ये समझ में आता है कि त्वरण जो है, जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही तो त्वरण किसके बराबर है, ए बराबर है जी के, वेग अंडर रूट ऑफ 2gh के, और जो टाइम है वो किसके बराबर हो गया भाई, तो टाइम बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी के। ठीक है, तो चलिए हम छोटी सी मेहनत करते हैं यहां पर और हम कुछ चर्चा करते हैं, और इसके बाद हम तीनों को एक बार रिलेट कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, तो तीनों को एक ही जगह पर लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से बातें समझ में आ जाए। यानी मैं एक बना लेता हूं टेबल, क्या बना लूं, एक टेबल, और टेबल में क्या करें, फिसलन, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई हमारा, एक हमारा फिसलने की है, एक हमारा लोटनिक है, सॉरी हाँ ठीक है, चलिए एक यहां पर रख लेते हैं, यहां पर हम टर्म्स ले लेंगे। ये हमारे लोटनिक हो गया, फिसलने की हो गई, लोटनिक हो गई, और फिर एक आखिरी में जो दिख रहा है वो एक टर्म बन गया। तो देखिए सबसे पहला काम तो यहां पर मुझे ये लिखना है, क्या भाई, तो ये जो है, ये वाला जो कॉलम हम इसमें देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं हमारे फिसलने की, ठीक है, किसकी, फिसलने की। तो फिसलन के लिए, फिसलन के लिए, ठीक है, ये किसके लिए हम बात करेंगे, लोटनिक बात करेंगे, जब लोटता हुआ है, लोटनिक। और ये जब हम बात करेंगे तो इसमें कैसा है भाई, ऊर्ध्वाधर, जब ऊपर से किसी चीज को नीचे सिंपली छोड़ दिया। तीनों में बातें समझ में आ गई, है ना। अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो तीनों में क्या क्या चीजें चलेंगी, तो अगर यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन हो, ठीक है, ये ले ही लेते हैं ना, ये अच्छा बढ़िया तो है, चलिए ये बढ़िया वाला है भाई, लेट्स सी। एक ये समतल है, इसमें भी एक समतल है, और यहां पर कोई समतल नहीं है, यहां तो बॉल को सीधे सीधे क्या करनी है, एक हाइट से, एक ये हाइट से इसको नीचे गिरानी। यहां पर एक बॉल रखा है मैंने, यहां पर भी एक बॉल रखा है, लेकिन इनमें एक छोटी छोटी केसेस बनती चली जाएंगी, और वो केसेस क्या होंगी, तो देखिए यहां पर जब हम इस बॉल की बात करते हैं तो ये गेंद जो है ये सीधे सीधे आएगा फिसलता हुआ, लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये ऐसा गोल घुमाता हुआ आएगा, और यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये सीधे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इन सभी कंडीशंस आपको समझ में आएगी, ये फिसलेगी, ये गोल ऐसी घूमती हुई आएगी, और ये सीधे नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले इन तीनों में हम बात करते हैं किसकी, तो इन तीनों में हम सबसे पहले चरण में लेकर के आते हैं किसको भैया, तो हम सबसे पहले चरण में लेकर के आते हैं वेग को। सबसे पहले हम किसको लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं वेग। तो वेग लिखने के लिए हमारे पास में, वेग लिखने के लिए हमारे पास में अब थोड़ी सी मेहनत तो होगी, है ना, और मैं आपको पूरा दिखा करके इसके बाद ही लिखवाने वाला हूं, है ना। तो देखिए चलिए हम एक एक करके लिख के लाते हैं। वेग है अंडर रूट ऑफ 2gh, तो भैया इसको लिखिए, ये कितना है भाई, वेग इसका जो है, इसका v जो है ये है अंडर रूट ऑफ 2gh। वैसे ही अगर मैं इसमें बात करता हूं
वेग तो हो गया। इसमें वेग की बात करूं फिसलन गति के लिए तो यह भी कितना है 2gh। किसमें? फिसलन गति में भी अगर वेग की बात करें, v की बात करें, तो यह भी है √2gh। आपको अभी यहां पर क्या बातें समझ में आ रही भाई कि फिसलन में और ऊर्ध्वाधर में वेग समान होता है। अगर एक पिंड को एक सतह पर मैं ऐसे फिसलने के लिए छोड़ दूं और एक जगह पे मैं उसी को ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़े से ऐसा सीधा छोड़कर फ्री फॉल कर दूं, तो ये वाली गेंद जब तक यहां पहुंचेगी तब तक ये भी पहुंचेगी। कब? जब दोनों का एच समान। क्या समझ में आया? अगर इन दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि हाइट जो है, ये हाइट अगर समान है यहां पर भी, और ये इस बॉल को अगर गिरना है तो यहां पर भी, अगर एच का मान दोनों ही केसेस में समान है तो फिसलते समय पिंड और ऊर्ध्वाधर गति से नीचे गिरते समय पिंड, दोनों का जो वेग होगा वो सेम होगा। ठीक है? ऊर्ध्वाधर गति करने वाले पिंड का भी वेग उतना ही होगा जितना कि फिसलन करने वाले पिंड का वेग होगा। ठीक है? कब? जब दोनों में हाइट h हो, है ना। h कॉमन होना चाहिए भाई, क्योंकि दोनों का फॉर्म अगर देखें तो √2gh। और रीजन क्या है? ये जो g है ये तो कांस्टेंट ही है, 2 कांस्टेंट है, बचा कौन? h। अगर दोनों में हाइट को भी क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, ये भी उतनी ही ऊंचाई पर है जितनी कि ये ऊंचाई पर है, तो उस समय दोनों का वेग का मान सेम हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक सा आया था। क्या आया था भैया? तो ये जो वेग आया था हमारे पास √, है ना, 2, ये देखिए 2, एक और पॉइंट आते हैं, √2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² r², है ना। 2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। 2gs sin थीटा, चलिए इसको लिख लें, है ना। ये जो आया है इसका वेग √2gs sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², ये आया था मान हमारे पहले वेग का। अब इसी तरीके से हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट किसका भाई? वेग हो गया, तो त्वरण की बात कर लीजिए। चलिए, त्वरण की अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो हमें यहां पर एक्सीलरेशन, है ना, किसमें भाई? तो सबसे पहले आइए ऊर्ध्वाधर में एक्सीलरेशन की बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर में जो एक्सीलरेशन की बात है वो तो g है। इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा g। किंतु लोटनिक में जब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो लोटनिक में एक्सीलरेशन देखिए भाई, ये हमने निकाला है लोटनिक में एक्सीलरेशन g sin थीटा। अच्छा, ये फिसलने की है, फिसलने की g sin थीटा, तो लोटनिक की g sin थीटा अपॉन 1 + k² r², g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। क्या करें भाई? g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। तो यहां पर a जो है ना, g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ठीक है? और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमें सिंपली देखने को मिला था क्या? g sin थीटा। ये किसके बराबर देखने को मिल गया? ये हमें सिंपली देखने को मिल गया g sin थीटा। अब बात करते हैं हम समय की, है ना। तो समय के लिए अगर हम चर्चा करें तो तीसरा पॉइंट हम यहां पर पुट अप करते हैं भैया, कौन? समय। तीनों ही केसेस में हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो जब हम बात करेंगे टाइम की किसमें? यहां पर, तो हमने यहां पर t = √2g अपॉन h, √2g अपॉन में h, तो ये हो जाता है हमारा t = √2g अपॉन में h, √2g अपॉन में h। अब ठीक है ना, सॉरी 2h अपॉन में g भाई, 2h अपॉन में g। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसमें? ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर में। अब बढ़ते हैं किसमें? फिसलन में। फिसलन में जब हम बढ़ते हैं तो t = 2s अपॉन g sin थीटा, √2s अपॉन g sin थीटा, 2s अपॉन g sin थीटा। फिसलन में बढ़ते हैं तो t = 2s अपॉन g sin थीटा। ठीक, अब ऐसे ही बढ़ते हम किसमें? लोटनिक में। किसमें? जो सबसे पहले हम लोगों ने किया कौन सा? लोटनिक। फिसलन हो चुका है, तो अब देखते हैं हम लोटनिक में।
लोटनिक में अगर हम बात करते हैं क्या भाई समय की, तो ये है अंडर रूट ऑफ 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में जी साइन थीटा। 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में हमारा ये आ जाता है जी साइन थीटा। कितना? जी साइन थीटा। तो चलिए इसको और लिख लेते भैया, टेबल हमारा हो गया अब कंप्लीट। ये आ गया। तो t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या मिला था हमें? तो हमें मिला था 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। ये हमें फाइनली रिजल्ट मिला हुआ है जो हमने अभी कैलकुलेशंस किए हुए। इन कैलकुलेशंस में हमको क्या क्या बातें समझ में आई? तो सबसे पहले हमें वेग समझ में आया कि अगर समान ऊंचाई पर दो पिंडों को रखा जाए तब फिसलन और ऊर्ध्वाधर, फिसलन गति और ऊर्ध्वाधर गति, ये दोनों करते समय जो वेग होगा वो समान होगा। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको भी यहां पर लिखते चलूं कि यदि, पहला पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं एक, मैं कहता हूं यदि समान ऊंचाई से दो पिंडों को ऊर्ध्वाधर गति, क्या करना है? ऊर्ध्वाधर गति, है ना, ऊर्ध्वाधर गति तथा फिसलन गति करने दिया जाए तब निम्नतम बिंदु पर जब आकर के टकराने वाले होंगे तब उनका वेग v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या? समान होता है, अर्थात समान होता है। दोनों ही जगह पे ये कैसा होगा? सेम होता है भाई, चेंज नहीं होता। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है कि दोनों ही कैसा होता है भैया? दोनों का वेग जो है वो समान होता है, चेंज नहीं होता। अच्छा, तो और थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। अब क्या चर्चा करें? तो वेग के बारे में हमको भैया इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसमें जो वेग होगा वो कैसा होगा। अब किस में चले? तो अब बढ़ते हैं हम त्वरण में। तो त्वरण में देखिए आपको कैसा दिख रहा है कि अगर दो पिंडों को छोड़ा जाए, क्या करने के लिए? एक ही पिंड की बात करते हैं। वो पिंड मान लीजिए ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, लोटनी कर रहा है, फिसलन गति कर रहा है। क्या क्या? ऊर्ध्वाधर गति, लोटनिक और फिसलन। तो सबसे ज्यादा जो त्वरण होगा वो किसमें होगा? ऊर्ध्वाधर गति में। क्योंकि ये देखिए ना, ये सीधे सीधे जी के बराबर है, लेकिन यहां पर जी साइन थीटा को 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर भी ए जो है वो जी साइन थीटा के बराबर है। अब देखिए यहां पर ये जी साइन थीटा, ये थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। और साइन 90 ये था ना थीटा, ये देखिए ये था थीटा। लेट मी शो यू, ये है थीटा, यहां पर ये है थीटा। अब अगर इस थीटा का मान 90 डिग्री कर दूं, कहां पर? त्वरण का फिसलन की स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 इज 1, और जैसे ही 1 होगा ये जी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब फिसलन और वो तो ऊर्ध्वाधर ही हो गया अल्टीमेटली। तो मैं जरा समझाता हूं, इधर देखिए, मैं कहता हूं कि दूसरा पॉइंट, फिसलन गति में त्वरण A इक्वल्स टू हमने लिखा था जी साइन थीटा। यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो A बराबर जी हो जाएगा। अर्थात यह ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ये सीधे ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात यह ऊर्ध्वाधर गति करेगा एवं
क्या दिख रहा है भाई? तो आपको फिसलन और ये जो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है mm, इसका त्वरण g के बराबर होगा। क्या होगा? इसका त्वरण किसके बराबर हो गया? g के बराबर होगा। एक पॉइंट और समझ में आती है यहीं से, जब इसका त्वरण g के बराबर आपने कह ही दिया है, तो कैन वी रिटर्न एज कि भैया ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, कि भाई ये g और ये भी एक केस में g के बराबर हो रहा है, तो ये वाला ही फैक्टर है ना, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे का मान, इस पूरे का मान, इस पूरे का मान कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ये देखिए, एक में हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ यहां पे प्लस करेंगे, एक में कैसे भी कुछ भी प्लस करेंगे, ये ओवरऑल फ्रैक्शन को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। ये तो हम सभी को समझ में आता है कि किसी भी नंबर को विभाजित कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू घट जाती है। इस g sin थीटा को 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से अगर आपने विभाजित किया है, तो ये जो a है इसका मान कम हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ऊर्ध्वाधर गति करते समय एक्सीलरेशन का मान, त्वरण का मान अधिकतम होगा, जबकि लोटनिक गति करते समय त्वरण का मान कम होगा। ऊर्ध्वाधर गति करते समय a का मान कैसा दिख रहा है भाई? अधिक, और लोटनिक गति करते समय कम। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं इसको भी कि ऊर्ध्वाधर गति के दौरान त्वरण का मान अधिकतम होता है, किंतु लोटनिक गति करते वक्त, लोटनिक गति में त्वरण का मान निम्नतम होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, ठीक है। क्या होगा भाई? जब इसको क्या कराएंगे? लोटनिक गति कराएंगे, तो त्वरण का मान कैसा दिखेगा? त्वरण का मान आपको दिखता है निम्नतम। ये देखिए, त्वरण का मान आपको कैसा दिखता है? निम्नतम दिखता है। पिक्चर क्लियर है यहां तक की? ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? टाइम की। तो अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम में आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको 2s अपॉन g sin थीटा, यहां पर दिख रहा है 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो भैया समय किस में कम और किस में ज्यादा लगने वाला है, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम अलग अलग पिंडों को लेंगे कि भैया कौन सा पिंड जाएगा तो कितना समय लगेगा, क्या होने वाला है, हम इनकी चर्चा फटाफट से कर लेते हैं। तो मतलब साफ है भाई यहां पर कि जो पिंड ऊर्ध्वाधर सीधे नीचे की तरफ गिरेगा वो क्या होगा? वो जल्दी गिरेगा। जबकि अगर हम बात करेंगे इसकी क्या भाई? लोटनिक गति की, तो इसमें जो होगा टाइम ज्यादा लगेगा। एक सीधी सिंपल मैं बात करूं, सेम हाइट पर, समान ऊंचाई पर अगर मैंने क्या किया भाई? एक पिंड को रखा है, ठीक है, और उसको ऊर्ध्वाधर गति करने दे रहा हूं, तो वो कम टाइम लगाएगा, जबकि लोटनिक गति करने दूंगा तो वो ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख लेता हूं क्या कि समान ऊंचाई से, क्या करना भैया? समान ऊंचाई से, अगला पॉइंट, समान ऊंचाई से, 3 हो गए थे, चौथा पॉइंट है ना, समान ऊंचाई से गिरते हुए पिंड, ठीक है, गिरते हुए पिंड मतलब कौन सा भाई? ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति कम समय लगाएगा जबकि क्या होगा भाई? जबकि लोटनिक गति जो ऐसा घूमता हुआ आएगा, लोटनिक गति करने वाला पिंड ज्यादा समय लगाएगा। लोटनिक गति करने वाला पिंड ज्यादा समय लगाएगा, ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा समय लगेगा।
ठीक, लोटनी गति में। और सीधे जो गिरेगा वो जल्दी गिरेगा, बस इतनी सी बात कर। जो सीधे गिरेगा वो जल्दी गिरेगा, और जो लोटनी गति करके आएगा वो क्या करेगा, देर से गिरेगा। ठीक है, मतलब निम्नतम बिंदु पर पहुंचने में ज्यादा समय लगाने वाला है। अब क्यों ना एक काम कर लिया जाए, हम जरा इसके लिए कुछ चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है, कि किसमें कितना समय लगेगा। ठीक, कौन सी कंडीशन होगी तो कम समय लगेगा और कौन सी कंडीशन होगी तो ज्यादा समय लगेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं लोटनिक गति के लिए समय की गणना। अब एक स्टार पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, किसमें, लोटनिक गति करते समय जो एक रिलेशन चली आ रही है ना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा भाई, ये एक रिलेशन आ रही है, देखिए कौन सा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की मान, अगर ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, इसका मान अगर छोटा हो तो 1 प्लस जो कुछ भी जोड़ेंगे, छोटा सा नंबर जोड़ेंगे। अगर ये एक छोटा सा नंबर जोड़ रहे हैं तो ये जी साइन थीटा को विभाजित करने वाला नंबर छोटा होगा। मतलब हर में अगर छोटा नंबर आएगा तो ये पूरा ओवरऑल नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। एक्सीलरेशन, त्वरण किसी का ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा ना, त्वरण किसी का ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। त्वरण कब ज्यादा होगा, तो त्वरण ज्यादा करने के लिए हमने बात कर ली कि त्वरण ज्यादा अगर आपको करना है तो त्वरण ज्यादा तभी होगा जब ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान छोटा हो। ये इसका मान जैसे ही छोटा होगा, इसका मान छोटा होगा तो 1 प्लस कोई छोटा नंबर जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल मान कम आएगा। और ऐसा घबराने की बात नहीं है, हम इसको अभी प्रूव भी करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, उसमें हम इस क्वेश्चन को करके भी देखेंगे कि कौन जल्दी आएगा। खैर, अभी के लिए बात समझिए कि अगर ये के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान जितना छोटा होगा, 1 प्लस उतना ही छोटा नंबर, 1 में छोटा नंबर जोड़ेंगे तो ये जो हर है वो छोटा आएगा, अंश को विभाजित करेंगे तो बड़ा नंबर बनेगा, और ये टी का मान, एक्सीलरेशन अगर बड़ा होगा तो टी का मान छोटा होगा, मतलब टी जल्दी आएगा, समय कम लगेगा। तो बात हो गई है क्लियर। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि लोटनी गति करते समय के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान जितना छोटा होगा उसमें निम्नतम बिंदु पहुंचने पर, निम्नतम बिंदु तक आने में, ठीक है, निम्नतम बिंदु तक आने में समय कम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है ना, त्वरण का मान ज्यादा हो रहा है। यह पॉइंट क्लियर है। तो इस पॉइंट पर ही अब कुछ बातें कर ली जाए, ठीक है। यही सेम फैक्टर पे हम बात कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मान। चलिए, तो देखिए यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, विभिन्न पिंडों के लिए जी का मान, विभिन्न पिंडों के लिए किसका मान निकाला भाई, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान, ठीक है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान। आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम विभिन्न, मतलब अलग अलग चीजों के लिए हम के स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर का मान काउंट करना चाहें तो हम करते हैं सबसे पहले वृत्तीय वलय के लिए। किसके लिए कर लें, वृत्तीय वलय के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए, वृत्तीय वलय के लिए। वृत्तीय वलय के लिए अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करता हूं, किसकी बात करनी है, जड़त्व आघूर्ण की, मतलब मुझे बात करनी है वृत्तीय वलय के लिए आई की बात। तो आई वृत्तीय वलय के लिए कितना होता है भाई, तो ये होता है एम आर स्क्वायर। कितना होता है, एम आर स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि यही चीज, यही एम आर स्क्वायर जो रेडियस है, वो रेडियस गुरुत्व केंद्र से होकर के पास हो रही है, तो इस रेडियस का नाम बदल करके रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं क्या, घूर्णी त्रिज्या। आर नॉर्मली क्या है भैया, ये आर जो है ये नॉर्मली त्रिज्या है जिस भी अक्ष के परितः घूम रहे उस वहां से, और के जो है इसको कहते हैं हम घूर्णी त्रिज्या।
ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन कब होती है? जब मैं कहता हूं कि ये यहां से ये रही अक्ष, इसके परितः घूम रहे हैं, और किस बिंदु को? तो इस m द्रव्यमान को घूमना है। तो यहां से यहां तक ये जो दूरी है इसको कहते हैं r। ये अक्ष है जिसके परितः घूमना है इसको। लेकिन वहीं पर अगर इसी का द्रव्यमान केंद्र से, ये जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास जो है, यहां से अगर ये अक्ष पार हो रही है और ये रही हमारी क्या? द्रव्यमान m, तो इस समय जो ये रेडियस होता है इसको हम कहते हैं k, रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों में डिफरेंस है। ये गुरुत्व केंद्र से पास हो रही है अक्ष, और ये अक्ष किसी भी एक बिंदु पर से पास हो रही है, कहीं से भी पास हो रही है। वहां से जो जो द्रव्यमान है m, जिसको हमको घूर्णी गति कराना है, इसके बीच की दूरी को जो रेडियस कहते हैं वो r है। जबकि अगर यह अक्ष पास हो रही होती गुरुत्व केंद्र से, तो यहां से इस m तक की जो दूरी होती है उसको हम k से डिनोट करते हैं, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। अब पिक्चर क्लियर है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए अलग से भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जहां पर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन को अलग से पूरा डिस्कस किया हुआ क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरे को मिल गया I इक्वल्स टू mr स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या लिखता हूं, mk स्क्वायर। तो अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है भाई? m से m कैंसिल हो गया, तो हमें k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का जो मान दिख रहा है वो दिख रहा है 1। कितना है? k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का जो मान है वो कितना दिख रहा है भाई? 1 दिख रहा है, ठीक है ना। ये m से m कैंसिल हो गया, ठीक। तो k स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं दूसरा एक काम कर लेता हूं, वृत्तीय वलय। या भाई ये क्यों छूट गया, है ना। जैसे हमारा वृत्तीय वलय था, ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास खोखला बेलन हो जाए, ठीक है। क्या कर ले भाई? अगर मेरे पास खोखला बेलन हो जाए तो मैं कहता हूं खोखले बेलन के लिए, या खोखला बेलन, खोखला बेलन। अगर एक बेलन है और वो कैसा भाई? खोखला है, ठीक। सिलेंडर पाइप, खोखला बेलन का मतलब क्या है? पाइप। अगर खोखला बेलन पाइप की बात करें तो ये भी आई जो होता है इसका भी mr स्क्वायर के बराबर ही होता है, और ये mk स्क्वायर, मतलब ये भी k स्क्वायर अपन r स्क्वायर की वैल्यू कितना देगा? ये भी k स्क्वायर अपन r स्क्वायर की वैल्यू देगा 1। चलिए, खोखला बेलन भी हो गया। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आगे की तरफ। अब हम कहते हैं वृत्तीय वलय था, है ना, वृत्तीय वलय था। अब मैं कहता हूं वृत्तीय चकती। वृत्तीय चकती, चकती मतलब समझते हैं ना भैया? थाली, डिस्क पूरी भरी हुई। और वलय का मतलब क्या था? सिर्फ रिंग। वलय का मतलब ये था रिंग, और चकती का मतलब क्या हो गया? तो भैया इसको भर दो पूरा, ये हो गई चकती। भाई उसमें क्या था? बीच में खाली था, हॉलो था, ये पूरा भरा हुआ है, तो ये वृत्तीय चकती है। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं क्या? तो इसके लिए हम जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे, है ना। हम इसके लिए भी किसकी बात करेंगे? आई की बात करेंगे। तो इसके लिए जो आई होता है वो होता है कितना? 1/2, ठीक है, mr स्क्वायर। कितनी होती है? 1/2 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या भैया? तो mk स्क्वायर, ठीक। अब k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर निकला, m से m तो कैंसिल हो गया, है ना। तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर? ये इसको नीचे ला दीजिए सिर्फ r स्क्वायर को, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना बच गया भाई? तो ये बच गया 1/2। k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना बच गया? 1/2। ऐसी ही बात करते हैं ठोस बेलन के लिए। अब किसके लिए बात करूं? चौथा केस हमारे पास ठोस बेलन के लिए। खोखला बेलन हो चुका है, अब ठोस बेलन। ये जानबूझ के एक एक साथ करते जा रहा हूं ताकि आपको है ना यहीं से ये चीजें क्लियर होती जाए, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ है। तो यहां पर आई का मान होता है भैया कितना? हाफ mr स्क्वायर, ये भी होता है mk स्क्वायर। तो फाइनली ये भी बनेगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब चलते हैं कहां पे? तो अब एक और शेप लेते हैं। अब किसके लिए ले ले? अब गोला कर ले, है ना, भरा हुआ गोला और खोखला गोला। तो सबसे पहले हम कहते हैं पांचवा खोखले गोले के लिए, खोखला गोला। अगर खोखला गोला है तो इसके लिए अगर हमने बात करी किसकी? आई की, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण की। तो खोखला गोला कितना होता है भाई? तो खोखला गोला जो होता है वो होता है 2/3। कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक, 2/3 mr इक्वल्स टू mk स्क्वायर। तो m से m फिर से कट गया, r स्क्वायर को k स्क्वायर के नीचे भेज दीजिए, तो ये हो गया भैया k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक।
अब ऐसी अगर भरे गोले की बात करता हूं, है ना, तो ये सेम तो नहीं होता भाई, ठीक। हम किसकी बात करते हैं, भरा गोला, ठीक है, किसके लिए, भरा गोला। भरा गोला मतलब क्या है भाई, पूरी तरीके से फिल्ड है, गोला समझते हैं भाई। एक खोखला गोला मतलब जैसे फुटबॉल की बात कर लेते हैं, वो खोखला गोला है, और भरा हुआ गोला मतलब मिट्टी का एक बॉल बनाया तो वो कैसा है, भरा हुआ है। भरा हुआ गोले की अगर हम बात करते हैं तो इसका आई जो होता है ये कितना होता है भाई, ये 2/5 mr² होता है। और ये कैसे याद रखते हैं, ये 2/3, 2/5, 1/2, इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है अपन ने, और वहां पर हमने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी दिया है जिससे कि आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो ये m से m फिर से कैंसिल हुआ। अब इसके लिए क्या दिख रहा है आपको, तो k² की वैल्यू 2/5, k² की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। तो यहां से आपको क्या बातें समझ में आ रही है भाई, तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर समान द्रव्यमान के वृत्तीय वलय और खोखला बेलन हो, ठीक है, या फिर अगर मैं कहता हूं कि एक वृत्तीय वलय और एक खोखला गोला, ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ छोड़ा जाए, अगर इन दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो ये एक ही टाइम पर क्या होने वाले हैं भाई, ये दोनों का जो हमारे पास में मिलने वाला k² का मान वो कितना है, 1। तो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचने वाले हैं। उसी तरीके से अगर वृत्तीय चकती और ठोस बेलन को एक साथ छोड़ा जाए तो ये दोनों भी क्या होंगे भाई, एक साथ ही पहुंचेंगे। किंतु खोखले गोले को अगर छोड़ेंगे तो k² की वैल्यू होती है 2/3, और भरे गोले को अगर छोड़ेंगे तो 2/5। तो 2/3 से छोटा मान कौन है भैया, 2/5। मतलब अगर मैं बात करूं 2/5 की, तो इन सभी में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो भरा गोला जो 2/5 है यही सबसे छोटा है। k² का जो मान है ये कितना है, 2/5 सबसे छोटा, एक ऑर्डर बन जाएगा। 2/5 कैसा था, सबसे छोटा। 2/3 की बात करेंगे तो इससे बड़ा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो कितने हैं, 1/2, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो कितना है, 1। ये सभी किसका मान लिख रहा हूं भाई, ये लिख रहा हूं, ये सभी k² का मान है। और मैंने अभी क्या लिखा हुआ था यहां पे, मैंने लिखा था कि k² का मान जितना छोटा होगा उसमें निम्नतम बिंदु तक आने में समय उतना ही कम लगेगा। तो किसका सबसे छोटा दिख रहा है, 2/5 सबसे छोटा, तो इसको सबसे कम समय लगेगा। मतलब निम्नतम से अधिकतम समय, अधिकतम समय का क्रम, कौन सा क्रम होगा भाई, निम्नतम से अधिकतम की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आपको क्रम दिख गया है। सबसे पहले सबसे कम टाइम लगेगा 2/5। 2/5 मतलब कौन, तो 2/5 मतलब भरा गोला। सबसे कम टाइम जो लगेगा वो लगेगा भरा गोला। फिर कौन, अगला देखिए 2/3। 2/3 मतलब कौन, खोखला गोला। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, भरा गोला, उसके बाद कौन पहुंचेगा, खोखला गोला, है ना। कम टाइम का मतलब क्या, पहले पहुंचेगा। कम समय लेने का मतलब क्या, अगर एक साइड से छोड़ा है आपने तो वो नीचे पहुंचने में सबसे कम समय ले रहा है, इसका मतलब सबसे पहले पहुंचेगा। तो पहले भरा गोला, फिर कौन आ जाएगा भाई, तो अगला आ जाएगा खोखला गोला। अगला कौन आ गया, खोखला गोला। अच्छा, ये खोखला गोला भी आ गया। अब इसके बाद कौन बचे भाई, तो वृत्तीय चकती और ठोस बेलन। अब कौन है, वृत्तीय चकती, इसके बाद वृत्तीय चकती अथवा कर देता हूं, है ना, वृत्तीय चकती अथवा कर देता हूं, क्योंकि दोनों साथ में ही आएंगे। वृत्तीय चकती और हमारा कौन है भाई, खोखला बेलन। ठीक, वृत्तीय चकती और खोखला बेलन। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो कौन आएगा भाई, तो वृत्तीय वलय और खोखला बेलन। ठीक है, वृत्तीय चकती और ठोस बेलन था भाई, सॉरी, ठोस बेलन। ठोस बेलन, ये दोनों हाफ हाफ है। ठोस बेलन, ये दोनों हाफ हाफ हो गए। 2/5 हो गया, 2/3 हो गया, 1/2 हो गया। अब कितना बचा है, 1 बचा है। 1 का मतलब क्या भाई, खोखला बेलन और वृत्तीय वलय। ठीक है, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, खोखला बेलन कहिए या फिर आप कहिए वृत्तीय वलय। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सेम हाइट से अगर एक वृत्तीय वलय, एक ठोस बेलन और एक भला गोला
क्या क्या भाई, एक वृत्तीय वलय, एक ठोस बेलन और एक भरा गोला। इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए सेम टाइम पे, तो भैया अगर अगर एक साथ सबको छोड़ा जाए, विरामावस्था से तीनों को छोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला है नीचे वो कौन पहुंचेगा, भरा हुआ गोला। फिर कौन आएगा भाई, तो ठोस बेलन आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो वृत्तीय वलय आएगा। सबसे आखिरी में जो पहुंचने वाला है वो कौन पहुंचने वाला है, वृत्तीय वलय पहुंचने वाला है। इस बात से इसके स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्लियर भी हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें अब कोई एतराज, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, सिंपल सॉर्टेड सी बात थी भाई कि हमारा जो है ना, अलग अलग पिंडों के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मान पर निर्भरता थी, किसकी, समय की। अब अगर समय की बात हो ही चुकी है तो हमें कर लेनी चाहिए और भी बात, किसकी, वेग की। लेकिन उसके पूर्वार्ध में थोड़ी सी चर्चा में करके आऊं, तो मैंने ये जो टेबल आपको एक साथ बनाई हुई है वही सेम टू सेम टेबल है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि के जो हमारा विघूर्णन त्रिज्या है ना, के जो है ये क्या है, विघूर्णन त्रिज्या, घूर्णित त्रिज्या। ये निम्नतम बिंदु पर वेग है, ए निम्नतम बिंदु पर त्वरण है, टी निम्नतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय है। ये जितना भी हम लोगों ने अभी निकाला, क्या टी निकाला हमने, ए निकाला हमने, वी निकाला, ये शब्द कहां पर है भाई, ये सब निम्नतम बिंदु पर है। जब नीचे बिल्कुल आ गए हैं तब की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने बात कर ली है ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा की, हमने यहां पर बात कर ली है ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की, और हमने जब ऊर्ध्वाधर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो ए इक्वल्स टू जी की। ये लुढ़कने का मतलब क्या है भाई, यही है हमारा, ये लुढ़कने का मतलब ही है सिंपली हमारा लोटनिक गति, यही है हमारी लोटनिक गति। ठीक, तो हम लोगों ने सारे वैल्यूज कैलकुलेट किए और इस टेबल को भी क्या किया है, फुलफिल किया हुआ है। ठीक, उसी तरीके से हम अगर बात करते हैं यहां पर किसकी, तो भैया हमने बात कर ली वेलोसिटी की, हमने बात कर ली टाइम की। यहां पर भी वेलोसिटी टाइम किसकी, जब वो लुढ़क रहा था तब, एंड हमने ऊर्ध्वाधर गति में भी वेलोसिटी और टाइम की चर्चा कर रखी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और उसके जरिए हम ये पता लगा के ले आते हैं कि किसका वेग अधिकतम होगा, किसका वेग न्यूनतम होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमको ये क्रॉस वेरीफाई भी हो जाए कि भैया ये जो हमने कैलकुलेट किया, टाइम तो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, वेलोसिटी की हम बात कर ले रहे हैं, और एसिलरेशन सीधे सीधे आपको सिंपली सिखाई दिया कि भैया ये जो कंडीशन है, एसिलेशन की हमने पहली बात कर ली, ये जो कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा एसिलेशन मिलेगा और इसमें सबसे कम, किंतु अगर ये साइन थीटा इसकी 90 डिग्री होगी तो ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब नत समतल तल पर फिसलना और ऊर्ध्वाधर नीचे गिरना, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। एसिलरेशन कब कब ज्यादा होगा, जब इसका मान कम होता जाएगा तो ये ज्यादा होता जाएगा। इसी के हिसाब से हमने किसकी बात करी, हमने टाइम की बात करी। तो अब जब टाइम की बात हो चुकी है, वेग की बारी है, तो चलिए क्वेश्चन के जरिए हम वेग को भी समझ लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है भाई हमारे पास कुछ इस प्रकार से कि हम ले लेते हैं, यहां पर देखिए हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं हम यहां पर ठोस बेलन, एक ले लेते हैं हम भरा गोला, और एक ले लेते हैं हम वृत्तीय वलय। तीन चीजें ले ले, है ना, ये जो तीन टिक किया यही तीन ले लेते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अपन, है ना, और हम ऐसा कहते हैं कि सवाल है भैया कि तीन पिंड, कितने पिंड, तीन पिंड, कौन कौन से, तो एक पिंड है हमारे पास में वृत्तीय वलय, ठीक है, वृत्तीय वलय। दूसरा हम ले लेते हैं ठोस बेलन, तथा तीसरा हम ले लेते हैं भरा गोला। ठीक है, समान त्रिज्या की तथा समान ऊंचाई से, ठीक, क्या कर रही है, घूर्णी गति, समान ऊंचाई से लोटनिक गति करती हुई नीचे आती है, तब निम्नतम बिंदु पर, जब बिल्कुल नीचे आ गई तब निम्नतम बिंदु पर किसका वेग अधिकतम होगा,
ये रहा हमारा सवाल। क्या हो गया, तो यहां पर ये हो गई हमारी सतह। यहां पे एक बार हमने ऐसा माना कि हमने एक बार क्या रखा भैया, तो एक बार हमने तो रखा है ये, एक बार हमने रखा है ये एक रखा है वृत्तीय वलय। एक बार हमने रखा भैया क्या, तो एक बार हमने रख लिया इसके ऊपर एक ठोस बेलन, मतलब एक ऐसा भरा हुआ, बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल भरा हुआ एक बेलन, ठीक है। और एक बार हमने रखा हुआ इसमें भरा हुआ गोला। तो कौन जब यहां पहुंचेगा, यहां जब पहुंचेगा, तो V मैक्स किसका होगा, इसकी बात करना चाह रहे। वेलोसिटी मैक्सिमम किसकी होगी, इसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से हम यहां पर एक एक करके लिखना चाहेंगे। किसकी बात भाई, कि वेलोसिटी होती कितनी है नत समतल पे जो लुढ़कती है उसके लिए, V इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। 2gh अपॉन कितना है भैया, V इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम एक एक करके काम करते हैं। वैसे तो हम बता सकते हैं कि भैया समय जिसका कम लग रहा है वेग उसमें ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम यहां पर बात करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसके लिए, सबसे पहला काम कर लेता हूं मैं वृत्तीय वलय। वृत्तीय वलय, वृत्तीय वलय के लिए अगर वेलोसिटी की बात की जाए, है ना, तो वृत्तीय वलय के लिए इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जो मान है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है भाई, वृत्तीय वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 होता है। कितना होता है वृत्तीय वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान अगर वृत्तीय वलय के लिए 1 हो गया तो सीधा सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया यहां पर 1 रखिए तो क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 1। ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 1 रखा तो क्या मिला 1 प्लस 1। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो V इक्वल्स टू 2gh अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gh। कितना मिला, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gh। आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरा मैं बात करना चाहूंगा अब किसके लिए, ठोस बेलन। किसके लिए बात कर ले, ठोस बेलन। ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला 1 अपॉन 2। क्या है भाई, ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना, 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 यहां पर रख दिया जाए, चलिए। तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो मतलब इसको रख देता हूं मैं कितना भाई, इसको 0.5 लिख ही देता हूं ना सीधे। तो ये 1 प्लस 0.5 मतलब कितना हो गया, 2gh अपॉन 0.5 और 1 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, 2 अपॉन 1.5 को, तो भैया ये नॉर्मली बन जाएगा हमारा 1.33gh। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1.5 से इसको भाग दीजिए, वो 20 हो जाएगा, है ना। तो अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट और निकालते हैं अब किसकी भाई। तो अब हमारे पास एक भरा गोला, भरे गोले के लिए भरा गोला अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी 2 अपॉन 5। खोखला गोला होता तो 2 अपॉन 3, भरा गोला है तो ये 2 अपॉन 5। तो ये आगे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन 5। अब यहां से V कैलकुलेट कीजिए, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 5। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 2gh अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस 2 7 अपॉन 5, 5 प्लस 2 बटा में 5। तो मतलब ये 5 को ऊपर भेज दीजिए, यानी ये 10gh अपॉन 7। 10 बटा 7 अगर करेंगे तो 7 एकम 7, 0.3 7 को 28, 1.4। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1.4gh। अब आप देखिए वेलोसिटी किसकी ज्यादा आ रही है, ये नीचे लिख देता हूं, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1.4gh। ये V इक्वल्स टू यहां पर दिख ही रहा है 1.3gh, और ये V इक्वल्स टू ओनली 1gh। कौन सा वेलोसिटी ज्यादा है, आपको क्या दिख रहा है,
तो मैं इसके लिए यहां पे लिख देता हूं, इसको अब हटा दिया मैंने, अब मैं लिख देता हूं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपको क्या दिख रहा है भाई कि वेग जो है वो कौन सा, भरा गोला के लिए, तो वेग भरा गोला ये जो है ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो ठोस बेलन, वेग ठोस बेलन, किसके, वेग जो ठोस बेलन का है ये ज्यादा है, किससे, तो वेग वृत्तीय वलय के। क्लियर होगी बात। हमने कैलकुलेशन निकाल ली भाई, एक एक करके सबकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी। हमने इसके अंदर में देखा है अंडर रूट ऑफ GH ओनली, ये अंडर रूट ऑफ 1.3 GH, ये अंडर रूट ऑफ 1.4 GH। मतलब समझ में आया कि भरे गोले का वेग सबसे ज्यादा, इसके बाद ठोस बेलन का, और इसके बाद वृत्तीय वलय का होता है। यानी तीन पिंड अगर समान हाइट से छोड़े जाएं तो ये तो बात समझ में आई ही थी कि भैया ये जो टाइम लगने वाला है, टाइम जो लगने वाला है, सबसे ज्यादा टाइम इसके केस में लगने वाला है, किसमें, वृत्तीय वलय के केस में। वृत्तीय वलय में का समय सबसे ज्यादा, ठोस बेलन का उससे क्या होगा भाई, कम। ठोस बेलन का टाइम जो है ये जो होगा वो कम होगा, और सबसे कम लगेगा टाइम तो वो लगेगा भरा गोला। ये दोनों रिलेशन याद रखेंगे। एट द फाइनल हमने यही कैलकुलेशन करी है ना, एट द फाइनल इतनी सारी जो बातें करी है वो इसके लिए की थी। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, आप चाहे नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत बखूबी देखने को मिलते हैं, जहां पर खूब सारा कैलकुलेशंस एंड ऑल करना होता है। मैं कहता हूं इतने सारे कैलकुलेशन एंड ऑल की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, तो सिंपली यहां पर जो रिलेशन है इसको याद रख करके जाना है, और आप इसके बेसिस पर डायरेक्ट आंसर्स कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि भाई डायरेक्ट आंसर्स कैसे कर लेते, सीधे सीधे आंसर्स कैसे पुटअप करते, ऐसे पुटअप करते भाई, ये सारी बातें याद रह जाती हैं। चलिए, तो अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। एंड अगर मैं आऊं तो मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूं, है ना, शुरुआत से आप एक बार सभी के स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए, क्योंकि ये सभी डेरिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एंड काम के भी हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे शुरू से आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जब हम लोगों ने बात करी है भाई, है ना, किसकी, वेग निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, लोटनी गति के लिए। लोटनी गति के लिए हम लोगों ने यहां पर निकाला था एक्सीलरेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर लीजिए लोटनी गति के लिए समय निकाला है, इसका स्क्रीनशॉट रखिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं, तो नत समतल पे जो इंक्लाइन प्लेन पर हम फिसलने के लिए त्वरण निकाल रहे थे, तो फिसलने के लिए हो गई त्वरण। आगे बढ़ते हैं, तो फिसलने के लिए समय भी निकाला, ये हो गया फिसलने के लिए समय। चलिए आगे और बढ़ा जाए, तो ये फिसलन के लिए वेग निकाला था, वेग भी रख लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, तो ऊर्ध्वाधर गति जब किसी हाइट से छोड़ दिया तब के लिए निकालिए भैया। टाइम भी निकाला हुआ है हमने यहां पर, वेग भी निकाला हुआ है और त्वरण भी निकाला हुआ है। ये बड़ा सिंपल छोटा सा डेरिवेशन था, एक जगह पे हमने रख लिया, है ना। त्वरण भी निकाला, वेग भी निकाला और समय भी निकाला। अब भाई तीनों की कंडीशंस हमने एक जगह रख करके कंपेयर कर ली। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आप चाहते हैं, इस टॉपिक में चाहते हैं महारत हासिल करना, तो ये चार्ट अपने घर में, है ना, अपने टेबल के सामने भैया ऐसा एक चार्ट ये लगा दीजिए, ये याद रह जाएगा पूरे टाइम, ठीक। अब इन चार्ट के बेसिस पे हम लोगों ने यहां पर लिखे कि हमने इस चार्ट के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में लिया। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स यहां से निकल के आए। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं टाइम कैलकुलेशन एंड वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये बनाया, पूरा हम लोगों ने यहां पर टाइम कैलकुलेशन किया। ये एट द फाइनल रिजल्ट हमारे पास रहा। हमने एक ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि कौन पहले कौन बाद में। तो भैया ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समय बचाते हैं, सीधे देख करके आंसर मार्क करके आते हैं हम पेपर में। अगला जो दिख रहा है भाई, यहां पर 3 पिंड दिए थे, इनके लिए आपको वेग की गणना करनी थी, यहां पर आपको समय की गणना करनी थी। तो वेग और समय की गणना भी हमने यहां पर अलग अलग कर ली हुई है। तो यहां पर आपको फाइनली वेग और समय के लिए भी आंसर्स मिल गए, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से भाई हमने यहां पर क्या करा, जो हमने टारगेट सेट किया था अपने स्वयं के लिए, वो पूरा टारगेट अचीव किया। हमने समझ लिया है, सीख लिया है क्या, कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोटनी की गति कर रहा होगा तब क्या होगा, कोई फिसल रहा होगा तब क्या होगा, कोई ऊर्ध्वाधर सीधे नीचे आ जा रहा होगा तब क्या होगा। मतलब इस टॉपिक में अब कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं बची है।
तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड हम ये पूरे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आपको यहां पर पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड मिलता है। मतलब आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हो तब भी आपका पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए भी लागू होता है। साथ ही साथ अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा ही कोर्स मिल जाता है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज की सीरीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ये सब कुछ मिल जाते हैं। अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज भी एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड लिंक को फॉलो कीजिए, चेकआउट कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए तैयार की गई है, और अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।